विनीत जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं पिछले 2 साल में पैसा काफ़ी बनाए, आपके फंड्स में भी, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाया तब भी, लेकिन पहली बार थोड़े बड़े लॉसेस नज़र आ रहे हैं और दुविधा है कि अपना पुराना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे बेचें, होल्ड करें या एक बार बेचकर फिर वापस खरीद लें। जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी फंड, जो इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या राय होगी आपकी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, और धन्यवाद है मुझे आपने आज यहाँ आपके शो में थैंक यू सर, बुलाया। थैंक यू। आपके माध्यम से मैं आपको और सभी इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्ते और उनको थैंक यू वेलकम सर। है। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल से मार्केट वन साइडेड थी, सभी लोग पैसा बना रहे थे और अब जो है बाजार ने अपना रुख नेगेटिव साइड में किया है। और कई कारण हैं, हम देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, यूएस का रिस्क है, फेड रेट हाइक के इंक्रीज का रिस्क है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये जो बात है कि अब क्या करना चाहिए, तो यदि जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, मेरे पास मेरे जो भी निवेश है म्यूचुअल फंड में, मैं उन्हें कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं वैसे के वैसे उनमें इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जिन निवेशकों का पैसा अच्छा बन चुका है और उनकी कैश की यदि कोई रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी फंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि अगले हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर मार्केट्स वोलाटाइल रहे। ग्लोबल रिस्क के कारण हो सकता है मार्केट में थोड़ी नरमाई भी बनी रहे, और जिनको पैसे की ज़रूरत हो वो पैसा निकाल के अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। दूसरी ये मैं बात कहना चाहूँगा, एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, हम हर बार यही देखते हैं कि जब भी मार्केट किन्हीं कारणवश गिरता है, जो कारण होते हैं वो टेम्पररी कारण होते हैं। वो कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, या हो सकता है कि कुछ 6 माह तक कुछ प्रॉब्लम चले। बट उसके बाद जब ये प्रॉब्लम्स निकल जाती हैं तो मार्केट दोबारा से अपनी ऊपर की रफ्तार पकड़ लेता है। तो मैं ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्सों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो मार्केट गिरा है इसमें हमेशा ट्राई करें, अपने फंड्स को कंसोलिडेट करें। जहाँ पे अगर अपने जो बैलेंस है, एज पर अवर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, आपके जो भी फंड्स के जो पोर्टफोलियोज हैं, अगर वो स्क्यू हो चुके हैं तो उनको स्क्यू को ठीक कर लीजिए। जिनके फंड्स में यदि स्मॉल एंड मिड कैप और वो ज़्यादा हो गए और उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, तो हो सकता है वो स्मॉल एंड मिड कैप को कम करके डाइवर्सिफाइड फंड्स में ज़्यादा अपना निवेश कर लें। सो आई थिंक ये जो दौर है, कंसोलिडेशन का जो फेज है, इसमें अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने रिस्क रिटर्न के हिसाब से जो भी पोर्टफोलियो के मैट्रिक्स हैं, जो भी अपने पोर्टफोलियो के रेशियोज हैं, उनको सही करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। और उसके बाद ये हो जाने के बाद फिर चिंता न करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना बनाए रखें, और मार्केट गिरती है तो धीरे धीरे एसआईपी करके उसमें इन्वेस्ट करते जाएं। बहुत ही बढ़िया। गिरते हुए बाजार में धीमे धीमे एसआईपी करें और इन्वेस्टेड रहें, चिंता न करें, पोर्टफोलियो को चुस्त दुरुस्त कर लें, एक बार देख लें। ये विनीत सर की राय आती हुई दिख रही है। विनीत जी, आई एम श्योर आपने इतना लंबा अनुभव है आपका फंड मैनेजमेंट का, इस तरह के सिचुएशन पहले भी कई बार देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, विश्लेषण किया होगा। बताएं सर, जो लोगों का डर है ग्लोबल माहौल को देखते हुए, ऐसे में क्या बाजार का डायरेक्शन बन सकता है? क्या बहुत हम गिर सकते हैं या थोड़े समय की बात है फिर रिकवर हो जाएंगे? आपका व्यू क्या है सर? सो अभी तक जो हुआ है उसमें हमने गिरावट एक एक गिरावट तो हमने देख ली है, और और हो सकता है कि आगे जो भी माहौल बन रहा है, जो हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस है उसमें क्या आगे होगा, कितना और इसमें ये नेगेटिव साइड में जा सकता है, इसका अभी तक उत्तर देना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर हम यदि देखें तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट राइज और इन्फ्लेशन के चलते कई इन्वेस्टर्स नर्वस हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 डेढ़ सालों में खूब सारा पैसा जो है इक्विटी मार्केट में आया हुआ है। पैसा बहुत इजी वे में मिल रहा था, लिक्विडिटी बहुत हाई थी, और ये सारा पैसा मार्केट में आने की वजह से हुआ ऐसा है कि फंडामेंटल के बियॉन्ड मार्केट चली गई है। यदि हम वैल्यूएशंस देखें तो एवरेज से कहीं ऊपर वैल्यूएशंस है। तो जो आपने पूछा कि डर के चलते क्या मार्केट नेगेटिव साइड में कितना और जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही साइड में मार्केट जब स्विंग करता है, ग्रीड और फियर, ये जो दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनके बीच में जो स्विंग करता है तो हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार भी यदि फियर ज़्यादा बढ़ जाए
बिकॉज़ बहुत सारी लिक्विडिटी बाज़ार में आई है, वो जब जाएगी तो वो अपना फ़ोर्स बताएगी और नेगेटिव साइड में भी हो सकता है कि मोर दैन वारंटेड मूव्स मार्केट में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मामला थोड़ा-सा वोलेटाइल रह सकता है। ऐसे में सर एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, लोग चाहते हैं कि कहाँ सेफ्टी है? अगर निवेश करना ही है, तो किस तरह की थीम्स, किस तरह की सेक्टर जो अगले कुछ सालों में अच्छा मुनाफ़ा बनाकर दे सकते हैं इस गिरावट के बाज़ार में अगर कुछ खरीदना हो तो? सो ओवरऑल एक तो मैं पहले ये बात करना चाहूँगा अनिल जी कि जो अपना भारत जो देश है वो कई कई सारे सेक्टर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं। जबकि हम डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें या कई सारे इकोनॉमीज़ को देखें तो उनका कई सारा डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट्स और बाहर आयात निर्यात के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अपनी एक तरह से डोमेस्टिकेटेड इकोनॉमी है और इसके चलते रिलेटिवली अपना रेजिलियंस ज़्यादा होना चाहिए, अपनी इकोनॉमी का ओवरऑल कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। और एज़ फार एज़ द सेक्टर्स आर कंसर्न्ड सेक्टर्स जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंक्ड है वो देखने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेक्टर्स जहाँ पे डिमांड मोमेंटम बनी रहेगी डिस्पाइट व्हाटएवर हैपेंस वो सेक्टर में ध्यान देना चाहिए जैसे कि हेल्थ केयर है। आज हेल्थ केयर सेक्टर जो है वैल्यूएशंस पे बहुत रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। पिछले 1 डेढ़ साल से हमने देखा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में परफॉर्मेंस आई नहीं है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो डिमांड होती है हेल्थ केयर में वो लॉन्ग टर्म डिमांड अच्छी बनी रहती है। तो आई थिंक हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो एक हमें पॉजिटिव लगता है। दूसरा जो सेक्टर मुझे लगता है कि देखना चाहिए वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में यदि हम ध्यान दें तो सारे जो बैंक्स हैं उनकी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है और ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों से ग्रोथ जो क्रेडिट ग्रोथ रही है बैंकिंग सिस्टम की वो लो पे आके अब इमर्ज कर रही है हाई पे। सो आई थिंक जैसे ये साइकिल इकोनॉमिक साइकिल इम्प्रूव होगा अपनी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी बैंकिंग एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जो इकोनॉमी से लिंक्ड है और वो इम्प्रूव होगा। ये एक सेक्टर मैं मानता हूँ कि देखने जैसा है। दूसरे 2 सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे हमारा ध्यान है, एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि पिछले 4 साल से गिरावट की तरफ है इन टर्म्स ऑफ द डिमांड और वो भी लो पे आ चुका है। एक ऐसी धारणा है कि यदि इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए, रूरल मार्केट इम्प्रूव हो जाए और ओपनिंग पूरी तरह से हो जाए, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी डिमांड तेज हो सकती है। ये एक सेक्टर है जो लो पे आज लाइक कर रहा है और लास्ट सेक्टर मैं कहूँगा जो बहुत ही डोमेस्टिकेटेड है और जो हम आज देश में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिससे ये सेक्टर डायरेक्ट बेनिफिट होगा, वो है सीमेंट सेक्टर। आई थिंक सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बेनिफिट बिकॉज़ ऑफ इंफ्रा कैपेक्स आएगा और सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। कंपनीज़ के प्राइसिंग पावर काफ़ी ठीक-ठाक है, पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हो चुके हैं। तो ये 3-4 सेक्टर है जो मेरा मानना है कि इन निवेशक देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए बढ़िया सेक्टर्स बताए विनीत जी ने। फार्मा, बैंक्स, एनबीएफसी, घरेलू ग्रोथ से जुड़े हुए सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जिनमें आपके लिए ऑटो सेक्टर हैं, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह का फोकस बनेगा ये भी सब कुछ हो सकता है। एक और सवाल जो विनीत जी मेरा है, जिन लोगों को नया निवेश करना है म्यूचुअल फंड्स में, क्या डेट और इक्विटी वाले मिक्स फंड चुने जाएं या फिर इक्विटी के ही जो हार्डकोर इक्विटी वाले इन्वेस्टर्स हैं वो वैसा फंड चुने जिसमें आज़ादी फंड मैनेजर के पास है कि लार्ज कैप खरीदना है, मिड कैप खरीदना है, स्मॉल कैप खरीदना है, पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर कम करना है, कौन सा ज़्यादा करना है, किस तरह के फंड्स ठीक रहेंगे सर? जो नए निवेशक हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी बेटर है, मुझे लगता है कि ये फॉल में ये अच्छा माहौल है। धीरे-धीरे एसआईपी कीजिए आप, डाइवर्सिफाइड फंड्स जो आप कह रहे हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को, वो एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है। इमीडिएटली स्मॉल और मिड कैप में आना जो कि थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, वहाँ पे आदमी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएगा और डिस्करेज हो जाएगा। उसके बजाय फ्लेक्सी कैप तरह की जो कैटेगरी है या डायनेमिक एसेट वाली जो कैटेगरी है उनमें टू स्टार्ट विथ रिस्क के हिसाब से लोग बाग अपना निवेश कर सकते हैं और जो ऑलरेडी रुझे हुए इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कई सालों से निवेश किया हुआ है, जिन्हें रिस्क के बारे में जानकारी है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि उनको
स्मॉल और मिड कैप में भी यदि ये सेगमेंट बहुत वोलाटाइल रहे और गिर जाए तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से निवेश बनाए रखें। बट मैं सभी टाइप के इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि चूँकि आज हम थोड़े वोलेटाइल माहौल से गुज़र रहे हैं, ये एसआईपी का जो एक ज़रिया है, ये अच्छा ज़रिया है इन्वेस्ट करने का। इसमें हम एवरेज आउट कर लेते हैं प्राइस को, सो इससे थोड़ी रिस्क कम हो जाती है। तो एसआईपी करना बेहतर होगा, ये राय है आपके लिए विनीत जी की तरफ से। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को सही डायरेक्शन बताने के लिए इस तरह के वॉलेटाइल थैंक बाजार में। थैंक यू सर।